प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग किसी घटना के घटित होने की संभावना पर आधारित प्रायिकता अध्याय के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग के अध्ययन में हम लोगों ने प्रायिकता का अर्थ, प्रायिकता का इतिहास, परीक्षण व उनके प्रकार तथा घटना से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस प्रायिकता के अध्ययन हेतु कुछ विधियों का अध्ययन करेंगे। विधियों के रूप में प्रायिकता का सैद्धांतिक दृष्टिकोण, थियोरेटिकल अप्रोच जिसे हम कहते हैं, या इन्हें हम हिंदी में अवधारणा से भी हम जानते हैं। दूसरा है प्रायिकता का प्रायोगिक दृष्टिकोण। यही दो विधियां हैं जिनके आधार पर हम प्रायिकता का अध्ययन करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रायिकता के अध्ययन की प्रथम विधि को। प्रथम विधि में प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को प्रारंभिक स्तर पर हल करना सीखते हैं हम लोग। जैसे भूकंप आने पर इमारतों का नष्ट होना। यदि हमें सूचना मिलती है कि भूकंप आएगा तो हमारे दिमाग में एक अवधारणा पैदा हो जाती है, भूकंप आएगा तो मकान नष्ट होंगे अथवा मकान नष्ट नहीं होंगे। इसी बात को कहा जा रहा है कि भूकंप आने पर इमारतों का नष्ट होना अथवा भूकंप आने पर इमारतों के नष्ट होने से बच जाना। ये हमारी जो परिकल्पना दिमाग में आती है, सोच जो आती है, वह होती है सैद्धांतिक परिकल्पना। इसके बाद हम आगे की ओर जब दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं, प्रायिकता का प्रायोगिक दृष्टिकोण, जिस पर आज हमारे आधुनिक समय में प्रायिकता का पूरी निर्भरता है। हम देखें प्रायिकता का प्रायोगिक दृष्टिकोण। अध्ययन की द्वितीय विधि में जो प्रायिकता के प्रायोगिक दृष्टिकोण पर आधारित है, इस विधि में प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को चरणबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से हल करना सीखा जाता है। यह विधि गणित के समुच्चय सिद्धांत पर आधारित होती है। जैसे एक सिक्का को 10 बार उछाला जाए। हम पहले 1-2 बार की बात करते थे, अब हम इस सिक्का को लें और 10 बार उछालें। इस प्रकार से हम सिक्के को 10 बार उछालें तो 10 बार जब ये सतह पर गिरेगा तो सतह पर गिरने के उपरांत कभी चित, कभी पट, कभी चित, कभी पट आएगा। उनमें से यदि 6 बार यह सिक्का चित गिरता है, ऊपरी सतह इसकी चित आती है, और 6 बार यह सिक्का पट गिरता है, तो यह एक घटना के रूप में परिणत जब हुआ तो कहा जाए कि सिक्का के चित व पट होने की प्रायिकता निम्न प्रकार से ज्ञात की जाएगी। हम पिछले कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं प्रायिकता ज्ञात करने के सूत्रों का। एक बार हम स्मरण करें। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल संभावित घटना। प्यारे बच्चों, सिक्का को 10 बार उछाला गया, जमीन पर गिरने की कुल संभावनाएं कितनी बार आई? 10 बार आई। उनमें से 6 बार हमारा सिक्का चित गिरा है, 6 बार हमारा सिक्का पट गिरा है। आइए देखते हैं सूक्ष्म हल के रूप में। सिक्का के उछाल में चित होने के अनुकूल परिणाम 6 हुए, और कुल सिक्के कई बार उछाले गए थे? 10 बार उछाले गए थे। तो सिक्कों के संभावित परिणाम हुए 10 संभावित परिणाम। आइए हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। सिक्का के चित होने का अनुकूल परिणाम 6 और सिक्का 10 बार उछाला गया है, इसलिए संभावित परिणाम हुआ 10। अब सिक्का के उछाल में चित होने की प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम को हम रखते हैं। अनुकूल परिणाम 6, संभावित परिणाम 10, जिसे हम कट करेंगे, प्राप्त होगा 3/5
जिसे हम अगर दशमलवांश में व्यक्त करें तो प्राप्त होगा 0.6, अर्थात हमारे चित्त होने की प्रायिकता 0.6 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार सिक्का के पट होने के अनुकूल परिणाम, सिक्का 4 बार पट गिरा था इसलिए अनुकूल परिणाम होंगे 4। कुल संभावित परिणाम फिर वही बात कि सिक्का 10 बार उछाला गया था इसलिए संभावित परिणाम 10 हो जाएंगे। तो सिक्का के पट होने की प्रायिकता 4/10 बराबर होगा कट करने पर 2/5, जिसे हम दशमलवांश में व्यक्त करें तो 0.4 हो जाएगा। अगर हम उत्तर की जांच भी करते हैं तो चित्त और पट होने की प्रायिकता को यदि जोड़ दिया जाए, अगर 1 प्राप्त हो जाता है तो ये दोनों प्रायिकता के मान हमारे सही मिलेंगे। देख लें 0.6 में 0.4 को यदि हम जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय से लिखने का अध्ययन करेंगे। समुच्चय विधि से जो हमें परिणाम ये प्राप्त हो रहे हैं, समुच्चय विधि से लिखने का अध्ययन करेंगे। आइए हम चलते हैं। समुच्चय विधि से लिखने का अध्ययन करने के लिए आता है प्रतिदर्श समष्टि। इसमें प्रयोग आया है प्रतिदर्श समष्टि, जिसे हम लोग सैंपल स्पेस के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। प्यारे बच्चों, किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इन परिणामों को समष्टि के बिंदु अथवा तत्व भी कहते हैं। जो परिणाम प्राप्त होंगे, चूंकि समुच्चय को अवयवों के रूप में, तत्वों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए ही कहा जा रहा है कि इन्हें बिंदु अथवा तत्व के रूप में लिखा जाएगा। अब सामने प्रश्न खड़ा है कि वे अवयव होंगे कैसे, हम कैसे यह पता लगाएंगे कि अवयव हमारे कितने हैं। प्यारे बच्चों, जिस सामग्री को हम प्रयोग में ला रहे हैं, वह सामग्री में जितनी फलकें होती हैं, जितने उसके तल होते हैं, उस तल पर उछाल की संख्या की घात लगा दिया जाए और उसके परिणाम को प्राप्त किया जाए, वही हमारे उसके परिणाम के समुच्चय के अवयव प्राप्त होने की घटना को बताएगा। आइए हम देखते हैं इस बात को। सिक्का लिया जाए, सिक्का में 2 तल हैं, इसलिए सिक्का को जितनी बार उछाला जाए, 2 to the power n एक सूत्र दिखाई दे रहा है। सिक्के के उछालने पर 2 to the power n घात के रूप में ही लिखा जा सकता है इन्हें, अर्थात n उछालों की संख्या है और 2, चूंकि 2 तल को प्रदर्शित कर रहा है, 2 तल होने के कारण ही 2 to the power n लगाया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सिक्का 1 बार उछाला जाए, यदि एक सिक्का को 1 बार उछाला जाए तो उसके परिणाम कितने प्राप्त होंगे, हम हल करके देख सकते हैं। हमारा सूत्र है 2 to the power n। इस सूत्र का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो सिक्का 1 बार उछाला गया है, इसलिए उछाल की संख्या 1। सिक्का है 2 तलिए वाला है, 2 बराबर हमारा आया 2। इसके अवयव प्राप्त होंगे हमारे 2, जिन्हें हम समुच्चय विधि से यदि लिखें तो इस परिणाम के समुच्चय को हेड और टेल, एच और टी के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि इंगित किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार आगे की ओर इस उदाहरण की पुष्टि के लिए हम आगे बढ़ें। यदि इसी सिक्के को 2 बार उछाल दें, एक बार इस सिक्के को 2 बार उछाल दें, अथवा यदि इसी 2 सिक्कों को 1 बार उछाल दें, इन दोनों सिक्कों को 1 बार उछाला जाए अथवा दोनों सिक्कों को बारी बारी से उछाला जाए, दोनों ही घटनाएं, दोनों ही क्रियाएं एक हैं। मैं पिछले कक्षा में बता चुके हैं आपको। आइए फिर से देखते हैं। एक सिक्का को 2 बार उछालने अथवा 2 सिक्का को 1 बार उछालने के परिणाम प्राप्त होने के लिए उछाल की संख्या यहाँ 2 हो गई है और 2 सिक्का के 2 तल वाला आकृति है इसकी, इसलिए 2 to the power 4 और 2 to the power 2 लगाएंगे, उत्तर 4 मिलेगा हमको। इस प्रकार से परिणाम के अवयवी तत्व जो होंगे हमारे, वो 4 प्राप्त होंगे। अब आपके सामने फिर से प्रश्न खड़ा होगा कि वे 4 अवयव कौन से होंगे।
आइए हम देखते हैं उन अवयवों को प्राप्त करने की विधि भी है। एक सिक्का को एक बार उछाला गया था तो अवयव प्राप्त हुए थे एच टी, हेड और टेल। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हेड और टेल 2 बार आएंगे। इन्हें आप हेड टेल के समुच्चय को हेड टेल के समुच्चय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा करके निकालते हैं, एच मल्टीप्लाई बाई एच, एच का एच से गुणा एच एच हुआ, एच का टी के साथ गुणा करेंगे एच टी पाएंगे, टी का एच के साथ करेंगे टी एच पाएंगे, टी का टी के साथ गुणा करेंगे टी टी। इस प्रकार 1 2 3 4 परिणाम आपको मिले हैं। कभी भी हम गलत नहीं कर सकते हैं। यदि इस सूत्र का हम प्रयोग करके अवयवों की गिनती करें, अवयवों को बताएं, इस प्रकार हम बता सकते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों सिक्कों में एक बार हेड आएगा और एक दोनों के हेड आएंगे और दोनों के टेल आएंगे, और 2 बार ऐसा होगा जो हेड और टेल तथा टेल और हेड, चित्त और पट, पट और चित्त के रूप में प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, इसी की तरह से हम तीसरे बार, चौथे बार सिक्कों को उछाल करके उनके परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इस उदाहरण की अन्य उदाहरण से पुष्टि करें। सिक्का के अलावा हम पासा ले लें। जैसा कि आप पासा को अगली कक्षा में देख चुके हो, पासा 6 तल वाली आकृति वाला होता है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक के बिंदु बने हुए होते हैं। इन 6 बिंदुओं में के होने के कारण हम सिक्के के उछाल पर प्राप्त हुए अवयवों के मान को प्राप्त करने के लिए 6 टू द पावर n सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने कहा था तलों की आकृति के साथ उनको आधार लेंगे, तो 6 टू द पावर n सूत्र का प्रयोग करके जब हम निकालें, जहां n हमारी उछाल की संख्या है, इस प्रकार पासा को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम का जो अवयव होगा 6 टू द पावर 1, अर्थात हमारे अवयव 6 प्राप्त होंगे। और वे 6 अवयव 1 2 3 4 5 6 जिन्हें समुच्चय के रूप में प्रदर्शित किया गया है, दिखाई दे रहा है यहाँ उदाहरण के रूप में 6 अवयव हमको प्राप्त हो गए। ठीक इसी प्रकार से यदि इसी पासा को इस डिब्बी में रख करके 2 बार और 2 बार हम उछाल करके पुनः सतह पर गिराएं, तो फिर क्या होगा? ऐसी दशाओं में जो हमारे प्राप्त होंगे वो 6 टू द पावर 2 हो जाएंगे, क्योंकि उछाल की संख्या 2 बार हो गई है। तो 6 टू द पावर 2 होने की वजह से उसके परिणाम 36 परिणाम प्राप्त होंगे, और 36 परिणाम को इन्हीं की मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। 1 2 3 4 5 6 एक समुच्चय, अगला मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर देंगे और गुणनफल बड़ा सा होगा, और आए हुए गुणनफल के अवयव जो हैं उसके परिणाम के अवयव को प्रदर्शित करेंगे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यह प्रतिदर्श समष्टि कई प्रकार में होते हैं। पहला प्रकार दिख रहा है परिमित प्रतिदर्श समष्टि। परिमित है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, एक लिमिट में है, एक सीमा में है, अर्थात जिन तत्वों की संख्या एक निश्चित होती है वह परिमित समष्टि कहलाता है, या परिमित प्रतिदर्श समष्टि भी कहा जाता है। जैसे ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर, प्यारे बच्चों आप ताश की गड्डी पिछली कक्षाओं में इन्हें अलग अलग आप देख चुके हो। 13 ताशों की गड्डियों को एक साथ मिलाने पर कुल 52 पत्तों की गड्डियां प्राप्त होती हैं। इन 52 पत्ती की गड्डियों को एक फेंट करके कोई एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है। तो जो इसके एक एक पत्ते अगर हम निकालें तो हमारे 52 प्रतिदर्श बिंदु प्राप्त होंगे सिक्का को उछालने पर। तो सिक्का के उछालने पर जो है 52 एक निश्चित सीमा, 52 जब जो है 52 बार हम उसको उछालेंगे, उसके जो है एक निश्चित संख्या में 52 प्रतिदर्श बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार पुनः एक सिक्का को ले लें, सिक्का को पुनः उछालें तो सिक्का में 2 ही प्रतिदर्श बिंदु प्राप्त होंगे, वो भी निश्चित हैं। कौन? हेड और टेल अथवा चित्त और पट। देख लेते हैं। अब आती है बात परिमित प्रतिदर्श पढ़ने के उपरांत हम चलते हैं अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि की ओर। अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि क्या है?
जिसमें तत्वों की संख्या अपरिमित होती है, जिसमें तत्वों की संख्या अपरिमित होती है, अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। असंख्य होती है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, अनंत होती है। एक उदाहरण हमारे दिमाग में आ रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या। हम हवा में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, यदि हमसे कहा जाए कि आप उसे गिनिए, संभव नहीं है, हम नहीं गिन पाएंगे। वह संख्या अपरिमित और अनंत कही जाएगी। इसी प्रकार नदी के जल में जल के अणु, नदी का जल भरा है, पोखरे में जल भरे हैं, गंगा के जल भरे हैं, उनमें से जल के एक एक अणुओं को कहा जाए कि आप उन्हें टटोलिए, निकालिए, गिनिए, क्या हम संभव है? नहीं। ये हमारे अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि के सक्षम उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, प्रायिकता के सैद्धांतिक रूप से समस्त बिंदुओं का अध्ययन करने के उपरांत, समस्त बिंदुओं के अध्ययन करने के उपरांत हम प्रायिकता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों पर चलते हैं। आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आंकिक प्रश्नों के अध्ययन में प्रायिकता के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विवरणों का अध्ययन करने के बाद ही प्रायिकता के पर आधारित आंकिक प्रश्न, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं, हम उन्हें क्रमशः चरणबद्ध रूप से देखेंगे। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पासे को फेंकने पर 3 से छोटी एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, पासा भी आप सहायक सामग्री के रूप में कई बार देख चुके हैं। इसी पासे को फेंकने पर 3 से छोटी, एक बार पासा को फेंका जा रहा है, 3 से छोटी संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी जा रही है। हम देखिए हल करते हैं। हम जानते हैं पासा को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। 6 बिंदु हैं, 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अगर लिखी जाए संख्या, तो 3 से छोटी अगर आए तो 2 मिलेगा। 2 जो है वह सम संख्या है। उससे छोटी आए, उससे छोटी अगर आए तो फिर 1 मिलेगी। वही 1 हमारी 3 से छोटी विषम संख्या के रूप में जानी जाती है। अतः इस प्रश्न के अनुकूल परिणाम की ओर पहुंचे तो अनुकूल परिणाम 1 मिलता है। कुल संभावित परिणाम हमारे 6 हैं, क्योंकि पासा में 6 बिंदु हैं, 6 घटनाएं संभावित हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या, वहां है प्रायिकता बराबर 1/6। प्रायिकता बराबर 1/6 हो जाता है। आइए हम इसी की कड़ी में हम प्रश्न नंबर 2 की ओर जाएं। प्रश्न नंबर 2 की ओर जाएं। एक थैला में समान आकार वाली लाल, सफेद तथा पीली रंग की एक गेंदें हैं। थैले में बिना झांके एक गेंद निकाल ली जाती है। निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। प्यारे बच्चों, हम ये देखें, एक थैला है, बंद थैला हमारा, जिसमें हमें वे गेंदें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उसमें रखी हुई गेंदें हैं। पता हमको है प्रश्न के अनुसार कि एक गेंद लाल है, एक गेंद सफेद है और एक गेंद पीली है। 3 गेंदें रखी हुई हैं। देखें हम, थैले में कुल गेंदों की संख्या 3 है। कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं 3। थैले में लाल गेंद की संख्या 1 है। थैले में लाल गेंद की संख्या 1 है, सफेद गेंद की संख्या 1 है और पीली गेंद की संख्या भी 1 है। लेकिन प्रश्न हमारे जो कह रहे हैं निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, इसलिए हम आगे की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। यहीं पर गेंद में, थैले में लाल गेंद की संख्या को टटोलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार थैले में लाल गेंद की संख्या 1 है। यादृच्छिक रैंडम रूप से
एक गेंद जो लाल है के निकाले जाने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? थैले में, इस थैले में एक ही लाल रखी गई थी तो थैला से हम एक ही लाल निकाल पाएंगे, इसलिए हमारे अनुकूल परिणाम एक होंगे। अब जब अनुकूल परिणाम एक मिल गए, संभावित परिणाम 3 मिल गए, तो क्या हम प्रायिकता नहीं प्राप्त कर सकते? हम प्रायिकता प्राप्त कर सकते हैं। प्रायिकता को गेंद के लाल होने की प्रायिकता 1 अनुकूल परिणाम, 3 संभावित परिणाम, अर्थात 1/3 हो जाएगी। इसका उत्तर मिलेगा 1/3। इसी के क्रम में हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, एक डिब्बे में 400 अंडे रखे गए हैं जिनमें खराब अंडे होने की प्रायिकता 0.035 है। डिब्बे में खराब अंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक डिब्बा है जिसमें अंडे 400 भरे हुए हैं। उन 400 अंडों में से कुछ अंडे खराब भी हो गए हैं। जब कुछ अंडे खराब हो गए हैं तो खराब अंडों की संख्या जानी जा रही है कि वे अंडे कितने खराब हुए हैं, जबकि खराब अंडों की प्रायिकता दी गई है 0.035। प्रायिकता का सूत्र कहता है कि खराब अंडों की जो प्रायिकता होगी, खराब अंडों की संख्या इसके अनुकूल परिणाम होंगे और कुल अंडों की संख्या उसके मूल परिणाम, संभावित परिणाम होंगे। तो मान रखें इस सूत्र पर जब हम मान रखेंगे तो देखेंगे कि खराब अंडों की प्रायिकता 0.035 हो जा रही है। खराब अंडों की संख्या हमें प्राप्त करनी है। कुल अंडों की संख्या 400 है, तो खराब अंडों की संख्या अगर निकालनी है तो हम तिरछा गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। 0.035 मल्टीप्लाई बाई 400 इक्वल टू 14 अंडे, यानी 14 अंडे हमारे उस थैले में खराब हो गए थे। प्रश्न की ओर जाइए। हम अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने चौथे लघुत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को एक बार उछाला गया है, इस पासे को एक बार उछाला गया है। आप उदाहरण के स्वरूप सैद्धांतिक रूपों में कई बार आप देख चुके हैं, एक बार पासा को उछालने पर कितने संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं? 6 प्राप्त होते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग, पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम हमको 6 मिल रहे हैं। अभाज्य संख्या होने का संभव परिणाम क्या होगा? प्यारे बच्चों, हम देखें कि कुल संख्याएं प्राप्त होती कितनी हैं? 6। और कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 से 6 तक क्रमवार संख्या 1 से 6 तक है। इसमें इतने बिंदु बने हुए हैं, तो 1 से 6 तक में हमने अभाज्य संख्याओं का चयन करना है। और वह अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3 और 5। 2, 3, 5 हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई, तो इन्हें हम गणना कर लें। 1, 2, 3 अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता अगर ज्ञात करनी है, पुनः हम अपने उस सूत्र पर जाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 हैं, कुल संभव परिणाम 6 हैं। इस प्रकार से यह से कट करने के उपरांत प्राप्त होता है 1/2, जिसे हम दशमलवांश के रूप में यदि प्राप्त करते हैं तो प्राप्त होता है उत्तर 0.5। इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को जो इस तरह से बनाए गए हैं, जिनमें प्रायिकता की गणना की गई है, पहले से प्रायिकता दिया गया है, अनुकूल परिणाम प्राप्त करने हैं, संभावित परिणाम दिए गए हैं, तो प्रश्न नंबर 3 के हल की भांति हम उन्हें हल कर लेंगे। कहीं स्थितियां ऐसी भी आएंगी जहां पर
कि प्रायिकता ही ज्ञात करनी है, अनुकूल परिणाम हमको दिए गए हैं, संभावित परिणाम भी दिए गए हैं, तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम और संभावित परिणाम के अनुपातिक मान को निकाल देने से उस प्रश्न की प्रायिकता प्राप्त हो जाती है। कहीं हमको ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों में कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जहां पासा को एक बार उछाला जा रहा है तो उसके विषम संख्या प्राप्त होने के प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या की प्राप्त होने की प्रायिकता के लिए पुनः हम जाएंगे 1 से 6 तक के अंकों की गणना करेंगे, उनमें से विषम संख्याओं को छांटेंगे। जो विषम संख्याओं को छांटने के बाद जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी वे सभी संख्याएं अनुकूल परिणाम की गिनती में होंगी। आप सभी जानते हो पासा को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम 6 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम में संभावित परिणाम से, कुल संभावित परिणाम से भाग देने के उपरांत हम उसकी प्रायिकता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसके विपरीत चलेंगे। यदि हमें विषम संख्याएं दी गई हैं कि विषम संख्याएं 3 होती हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, पुनः हम जब विषम संख्याओं की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है तो अनुकूल परिणाम को रख करके संभावित परिणाम से भाग दे करके पुनः वहां भी हम प्राप्त कर लेते हैं प्रायिकता को। इस प्रायिकता की कड़ी में अगर सिक्का को 1 से अधिक बार उछाला जा रहा है तो 1 से अधिक बार उछाले जा रहे हैं, यदि हमें अवयव पूछे जा रहे हैं तो सिक्का के लिए 2 to the power n के प्रयोग करेंगे सूत्र का, जहां पर n उछाल की संख्या होगी। यदि पासा को उछाला जा रहा है तो पासा को उछालने पर, पासा को गिराने पर, पासा को जितनी बार उछाला गिराया जाएगा वह 6 to the power n के सूत्र का प्रयोग करते हुए उनके अवयवी तत्वों को हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि पासा में 6 संभावित परिणाम संभव हैं, इसलिए 6 to the power n सूत्र का प्रयोग करते हैं। मैं यहीं पर बता दिया हूं आपको, आप जान गए हैं किसी भी आकृति वाले पदार्थ सामग्री को यदि हम उछाल करके जमीन अथवा किसी तल पर गिराएं, उस सहायक सामग्री के जितने तल हों, निर्धारित तल होंगे, उस पर उछालों की संख्या का घात लगा करके उससे अवयवी तत्वों को समुच्चय के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रायिकता से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करने के उपरांत हम अगली कक्षा में प्रायिकता से संबंधित विस्तृत प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।